तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मेथड ऑफ टाइम स्टडी। ठीक है, 3 मेथड हमने यहाँ पर देख रखे थे। स्टॉप वॉच मेथड, टाइम रिकॉर्डिंग मशीन एंड मोशन पिक्चर कैमरा। इसके लिए मैंने आपको बोल रखा था कि आप इसकी स्टडी करें। स्टडी करने के बाद में इसके नोट्स बनाएं और नोट्स बनाने के बाद में मुझको ज़रूर चेक करा लें। सॉफ्ट कॉपी में बनाए तो मुझको मेल कर दें, पीपीटी में बनाए तो भी मुझको मेल कर दें। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे ज़रूर पूछ लें। ओके, फिर यहाँ पर मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ। जैसे स्टॉप वॉच मेथड होता है। स्टॉप वॉच तो हम सब लोगों ने देख रखी है कैसी होती है। स्टॉप वॉच में जो माने हम एक सिंपल डायल गेज जैसा यूज़ करते हैं डिवाइस। इसमें होता क्या है कि हम जिस चीज़ की भी स्टडी कर रहे हों, पर्टिकुलर एक स्मॉल टाइम इंटरवल तक उसको मेज़र करने के लिए हम लोग स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं। आप देखिए कि स्टॉप वॉच जो है ये स्टडी पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। काफ़ी एक्यूरेट जो है इसके अंदर हमको डेटा मिलता है और डेसिमल्स में इसके डेटा ग्रेजुएटेड होते हैं, मीन डेसिमल तक हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो द स्टॉप वॉच कैन रिकॉर्ड अप टू 0.01 मिनट। 0.01 मिनट मीन्स 1 मिनट के 100 पार्ट तक हम लोग रीडिंग इससे में नोट कर सकते हैं स्टॉप वॉच मेथड की मदद से। स्टॉप वॉच में 2 हैंड्स होते हैं, 2 नीडल होती हैं इसमें। जो लार्ज बड़ी वाली जो नीडल होती है उसकी जो स्पीड होती है वो होती है 1 मिनट में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन वो जो है रोटेट करती है। ठीक है, और जो स्टॉप वॉच होता है ये छोटे छोटे स्मॉल डिविजन्स में डिवाइडेड होता है और इसमें 100 डिविजन्स होते हैं। फिर जो स्टॉप वॉच की स्मॉल नीडल होती है, स्मॉल हैंड होता है, वो स्मॉल नीडल 30 मिनट में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। ठीक है, जो बड़ा वाला जो नीडल है वो बड़ा वाला नीडल 1 मिनट में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है वॉच का, और जो छोटा वाला नीडल है स्टॉप वॉच का वो 30 मिनट में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। और टोटल 100 डिवीजन्स हमारे स्टॉप वॉच के अंदर होते हैं ताकि हम 0.01 मिनट तक की रीडिंग, इतनी छोटी रीडिंग ले सकें। तो ये फ़ायदा है स्टॉप वॉच का। ठीक है, तो बाद बाकी के जो 2 मेथड हमारे पास में बचे हैं उन 2 मेथड को आप ठीक से स्टडी करें और स्टडी करने के बाद में फिर आप जो है इनके नोट्स बनाएं और मुझसे चेक ज़रूर करा लें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। सिलेक्शन ऑफ जॉब फॉर मेथड स्टडी। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ जॉब फॉर मेथड स्टडी का मतलब ये हो जाता है कि हमको जब मेथड स्टडी करनी होती है तो हम किस जॉब का, किस एक्टिविटी का, किस इवेंट का हम सिलेक्शन करें जिसकी हमको मेथड स्टडी करनी है, सिंपली उसको हमको इम्प्रूव करना है। तो ज़्यादातर जो मेथड स्टडी या वर्क स्टडी इंजीनियर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग क्योंकि उनको अपने आइडियाज़ और अपनी एग्जिस्टेंस को मेंटेन करके रखना पड़ता है, अपने आइडियाज़ को कंटिन्यूस सेल करना होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ऐसे जॉब कभी भी सिलेक्ट नहीं करते, ऐसे एक्टिविटी कभी भी सिलेक्ट नहीं करते जो कि बहुत पॉपुलर होती है एम्प्लॉयज़ के बीच में। तो वो लोग हमेशा ऐसी एक्टिविटी को सिलेक्ट करते हैं जो नॉन पॉपुलर हो, जिस पर कम ध्यान दिया जाता हो, या जिस एक्टिविटी को करने से एम्प्लॉयज़ या ऑपरेटर्स जो है खतराते हों, अवॉइड करते हों कि भाई ये हमको नहीं करना, ये बहुत डर्टी जॉब है या ऐसा है वैसा है, कुछ भी को काफ़ी सारे उनके एक्सक्यूजेज होते हैं। तो ऐसे जॉब को जब स्टडी किया जाता है, उसको इम्प्रूव किया जाता है कि कोई भी उस जॉब पर काम कर सके। ठीक है, पर्टिकुलर वर्क करने में कभी किसी ऑपरेटर को कोई इशू ना आए। तो ऐसे काम वर्क स्टडी इंजीनियर्स चूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि उनकी गुडविल बढ़ सके, उनका ट्रस्ट बढ़ सके एम्प्लॉयज़ पर भी और मैनेजमेंट पर भी। तो ये सिलेक्शन जो होता है मेथड स्टडी करने के लिए जॉब का, ये बहुत सोच समझ कर किया जाता है, क्योंकि अगर गलत आपने जॉब को जो है सिलेक्ट किया तो इससे नुकसान उठाना भी पड़ सकता है। तो हमेशा वो जॉब को सिलेक्ट करना चाहिए जिस जॉब को करने के लिए कोई भी तैयार ना हो, जो ऑपरेटर्स जिसे अवॉइड करते हो। ऐसे जॉब को हमेशा आप इम्प्रूवमेंट के लिए सिलेक्ट करें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
consideration may be given to the following factors while selecting a job for method study. हम किन आधार पर मेथड स्टडी के लिए जो जॉब का सिलेक्शन करते हैं वो आधार होते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है, टेक्निकल फैक्टर्स, टेक्निकल इम्प्रूवमेंट करना हो हमको किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में, और ह्यूमन फैक्टर्स मींस ये वो फैक्टर्स हैं कि जिसमें हमको इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है और हम इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो इन जॉब्स को हम इन बेसिस पर हम जॉब को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है जी। तो ये 3 फैक्टर्स होते हैं जिनके बेस पर हम लोग जो है जॉब सिलेक्ट करते हैं, एक्टिविटी सिलेक्ट करते हैं, इवेंट सिलेक्ट करते हैं। इनको याद रखिएगा, इकोनॉमिक फैक्टर्स, टेक्निकल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स, तो इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या होता है कि हम उस तरीके की जॉब या उस तरीके की एक्टिविटी को स्टडी करते हैं जिसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो, इकोनॉमिक पोटेंशियल ज़्यादा हो, मीन्स जिसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो या फिर ज़्यादा वेस्टेज होने के जो पैसा वेस्टेज होने के चांसेस जिसमें ज़्यादा हो। ऐसा कोई एक्टिविटी जिसकी इकोनॉमिक पोटेंशियल कम हो, हम उसको कम प्रायोरिटी पर ही रखते हैं। ठीक है, उसकी भी स्टडी की जाती है ताकि थोड़ा बहुत भी सही, बट इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा पैसा बचाना भी अपने आप में मायने रखता है। इसलिए हम छोटे जो जॉब होते हैं हम उनकी भी स्टडी करते हैं, बट फिर भी हमारा जो प्रायोरिटी रहती है वो उन जॉब्स के लिए रहती है, उन एक्टिविटीज के लिए रहती है जिनका टाइम एंगेजमेंट ज़्यादा है। ठीक है, जिनमें लेबर एंगेजमेंट ज़्यादा है क्योंकि वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं। फिर ऐसी कोई एक्टिविटी जिसमें मशीन की या फिर ह्यूमन रिसोर्स की जो आइडलनेस है वो ज़्यादा हो, उससे भी हमारा इकोनॉमिक लॉस होता है। तो ऐसे जॉब की हमको स्टडी करनी होती है, या ऐसे जॉब जिनकी फ्रिक्वेंसी जो होती है बार बार जो यूज़ में आते हैं वो फ्रिक्वेंसी अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो भी हमको इनकी स्टडी करनी होती है। ऐसा तो नहीं है कि इसमें किसी भी तरीके का हमको इकोनॉमिक लॉस हो रहा हो। ये इस तरीके से हम लोग अपने जो जॉब होती है, जो एक्टिविटी होती है, उसको इकोनॉमिक बेस पर सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें। फिर बॉटल नेक्स इन प्रोडक्शन लाइन, इसके बेस पर भी हम लोग जो है अपनी वर्क स्टडी के लिए एक्टिविटी को हम सिलेक्ट करते हैं। हायर प्रोपोर्शन ऑफ एक्सीडेंट्स, ऐसे कोई एक्टिविटी जिसके अंदर जो एक्सीडेंट्स होते हैं, दुर्घटनाएं अगर किसी प्रोसेस में, किसी एक्टिविटी में, किसी जॉब में अगर ज़्यादा हो रही हों, तो उनको भी स्टडी करना ज़रूरी है कि ऐसा क्या फैक्टर है कि दुर्घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि वो नहीं होना चाहिए। मूवमेंट ऑफ मटेरियल और मैन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ऐसी कोई जॉब, ऐसी कोई एक्टिविटी जिसके अंदर मटेरियल या फिर ह्यूमन रिसोर्स का, मैन का मूवमेंट हो बहुत दूरी तक। हाई स्क्रैप एंड रीप्रोसेसिंग कॉस्ट, ठीक है, हमको ऐसे एक्टिविटीज़ की स्टडी करनी होती है जिसमें ज़्यादा स्क्रैप हो और या फिर उसकी जो रीप्रोसेसिंग है वो कॉस्ट ज़्यादा हो। ठीक है, या फिर ऐसी कोई एक्टिविटी जिसके अंदर ओवर टाइम जो बिल्स हैं वो ज़्यादा लगती हों, मीन जिसके अंदर ओवर टाइम ज़्यादा आता हो ह्यूमन रिसोर्सेज का, और उसका पेमेंट बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि ओवर टाइम का। तो फिर ऐसी एक्टिविटीज़ को भी, ऐसी जॉब को भी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इकोनॉमिकली डिस्टर्बेंस बहुत क्रिएट करते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें ज़्यादा इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस हमारी इंडस्ट्री में आ रहा हो, हम उनको इकोनॉमिक बेसिस पर एनालाइज ज़रूर करते हैं, स्टडी ज़रूर करते हैं। ठीक है, फिर हमारा सेकंड जो फैक्टर होता है वो होता है हमारा टेक्निकल फैक्टर्स। तो टेक्निकल फैक्टर्स में क्या होता है, इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि जब हम टेक्निकल बेसिस पर अपना कोई जॉब सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, वर्क स्टडी, मेथड स्टडी के लिए, तो सबसे पहले तो जो मेथड स्टडी इंजीनियर है उसको ही उस पर्टिकुलर जॉब के लिए साउंड होना ज़रूरी है, उसकी नॉलेज इतनी होना ज़रूरी है कि जो प्रोसेस की स्टडी वो कर रहा है
वो प्रोसेस अच्छी तरह से उस स्टडी इंजीनियर को पता हो, तभी वो एक रिक्वायर्ड इम्प्रूवमेंट्स लेकर आ सकता है अपने प्रोसेसेस में, और प्रोडक्टिविटी उस प्रोसेस की, उस जॉब की बढ़ा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि अगर कोई मशीन है, कोई मशीन जितना रिक्वायरमेंट आउटपुट चाहिएगा उतना रिक्वायरमेंट उतना आउटपुट अगर नहीं मिल पा रहा है उस मशीन से हमको, तो ये स्टडी करना ज़रूरी है कि ऐसी क्या बात है कि वो मशीन हमको रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं दे रही। तो उसके अंदर जो भी चीज़ की कमी है, फीड अगर प्रॉपर नहीं है, या फिर जो स्पीड है, ठीक है, वो अगर प्रॉपर नहीं है मशीन की, तो इन चीज़ों को देख के और इनको इम्प्रूव करना ही टेक्निकल फैक्टर्स में आता है। तो हो सकता है कि अगर इस थोड़ी सी चीज़ों पर काम कर लिया जाए तो जॉब के अंदर जो इम्प्रूवमेंट है वो इम्प्रूवमेंट और अच्छे से हो सके। ठीक है, तीसरा जो फैक्टर आता है वो आता है ह्यूमन फैक्टर्स के बेसिस पर हम वर्क स्टडी करते हैं। ठीक है, जब ह्यूमन फैक्टर्स के बेसिस पर हम लोग किसी, या वर्क स्टडी इंजीनियर या मेथड स्टडी इंजीनियर जब स्टडी करता है, तो उसके अंदर देखना पड़ता है, ये ज़रूरी है देखना कि जिस जॉब की, जिस मेथड की स्टडी की जा रही है, उस पर्टिकुलर मेथड से किसी ह्यूमन रिसोर्स के, किसी भी व्यक्ति के या किसी वर्कर के, किसी ऑपरेटर के इमोशंस तो हर्ट नहीं हो रहे, कि वो चाहता ही नहीं है कि भाई जिस तरीके से अभी काम चल रहा है उसको चलने दो। वो ये चाहता है, कोई व्यक्ति है वो ये चाहता है कि मैं इस तरीके से अपनी मशीन को ऑपरेट कर रहा हूँ या अपने प्रोडक्शन को इस मेथड से, ठीक है, चला रहा हूँ, तो ये इसको डिस्टर्ब ना किया जाए। इससे कभी कई बार इमोशनल अटैचमेंट भी होता है। ठीक है, वर्क से भी, किसी वर्कर का उसके काम से इमोशनल अटैचमेंट होता है, तो हमको अवॉइड करना चाहिए, वर्क स्टडी इंजीनियर है उसको अवॉइड करना चाहिए कि वो इस तरीके की जॉब को स्टडी ना करे। फिलहाल हो सकता है कि स्टडी करने से थोड़ा सा इकोनॉमिक एडवांटेज जरूर कंपनी को मिलता, लेकिन फिलहाल हम उसको रिलीव कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए वर्क स्टडी इंजीनियर को वो जॉब्स पकड़ने चाहिए स्टडी के लिए, या उन जॉब्स को कंसीडर करना चाहिए स्टडी के लिए जो ऑपरेटर्स या वर्कर्स की नज़र में डर्टी, अनसेफ, अनप्लीजेंट, बोरिंग या फिर हाईली फैटिक वाले जॉब हों। इनमें के अंदर इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी है कि क्यों नहीं ऑपरेटर्स या वर्कर्स एक पर्टिकुलर जॉब को करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, ह्यूमन फैक्टर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर ह्यूमन फैक्टर ही सेटिस्फाई नहीं होगा, मीन्स अगर ह्यूमन रिसोर्स ही सेटिस्फाई नहीं होगा तो प्रोडक्टिविटी आ ही नहीं सकती, प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी तो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है, और प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी तो फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन या हमारा बिजनेस एंटरप्राइज ग्रो कैसे करेगा। तो ये जो तीन फैक्टर्स हो जाते हैं, हमारा इकोनॉमिक फैक्टर्स, टेक्निकल फैक्टर्स और ह्यूमन फैक्टर्स, हमको इनका खास ख्याल रखना पड़ता है स्टडी करते वक्त कि भैया इनमें से कोई कौन सा फैक्टर हमको, किस फैक्टर, किस बेसिस पर हमको वर्क स्टडी, मेथड स्टडी करना है अपने जॉब की। ठीक है, तो आप लोग भी जब इंडस्ट्री में रहें, आपको ये टास्क मिले, इन तीन फैक्टर्स के बेसिस पर ही आपको स्टडी करनी रहेगी, लेकिन ह्यूमन फैक्टर्स को आप सबसे पहले कंसीडर कीजिएगा। ठीक है, आज के डिस्कशन में इतना ही। अगले डिस्कशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे वर्क मेजरमेंट के बारे में। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें और घर पर ही रहें। ठीक है।